ओके, यस। सो स्पार्टा एनालिसिस क्या है? इट गिव्स सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन एनवायरनमेंट व्हिच इज डेवलप्ड बाय ह्यूमंस। अभी ये क्या करता है कि जो अपना ह्यूमन एनवायरनमेंट है, जो अपने ह्यूमंस ने बनाए है, उसको ये इंपॉर्टेंस देता है। एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटीज ऑफ लाइफस्टाइल इन द ह्यूमन बीइंग। एंड अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज है लाइफस्टाइल अपनी, उसको समझने में भी हमें हेल्प करता है। ओके, ये है स्पार्टन एनालिसिस। अभी ये जो पांचों के पांचों टॉपिक्स है, ओके, से ये पांचों के पांचों इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर वन में से, और आइदर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सो आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, नंबर टू इज बिहेवियरल अप्रोच। एवरी पर्सन हैज देयर डिफरेंट बिहेवियर। सो उसके अंदर भी वैसा है कि इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बिलीव्स, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एक्सेट्रा। यानी कि हर एक इंसान के लिए तो अपने सबके बिलीफ अलग है, अपने वैल्यूज अलग है, अपने कस्टम्स भी कह सकते हैं, प्रैक्टिसेस है अपनी, अपने ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, ये सब कुछ अलग रहता है। बट ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नंबर थ्री इज हिस्टोरिकल अप्रोच। अभी हिस्टोरिकल यानी कि ये हिस्ट्री से कनेक्टेड है। अभी हिस्टोरिकल अप्रोच हमें कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं। बेसिकली इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड नोटेबल प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नोटेबल यानी कि जो हम लोग नोटिस कर सके कि भाई पहले के टाइम में देखें और अभी के टाइम में देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम आगे बढ़ा है। सो जो चेंजेस अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पहले की थी एंड अभी की थी, उसको कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उसको हिस्टोरिकल अप्रोच हमें मदद कर रहा है। जैसे कि देखें तो चंद्रयान अपने इसरो, ठीक है। सो इसरो में अगर हम लोग देखें, सो कोई भी नहीं पहुंच पाया था अपने साइंस में, जैसे कि नासा है, कोई भी वो साउथ पार्ट पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन अपने इंडिया जो इसरो ने करके दिखाया, सो पहले के टाइम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखें एंड अभी का देखें, सो कितना बहुत वास्ट डिफरेंस है। सो बेसिकली ये ऐसे हमें समझाना चाहता है। And it is helpful to understand changes that occur in human and environment relation। अभी जो अपने ह्यूमन एंड एनवायरमेंट दोनों साथ में, अभी इन दोनों के बीच में भी जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको समझने में हिस्टोरिकल अप्रोच हमें हेल्प करता है। ओके, नंबर फोर इज इकोलॉजिकल वेलफेयर। अभी इट इंक्लूड स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल चेंजेस। अभी आप लोगों ने इकोलॉजी तो नाम सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि इकोलॉजिकल चेंजेस है, उसके अंदर अपनी हैबिटेट आ जाती है, अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपने ओवर एक्सप्लोइटेशन, अपने पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आते हैं इकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर। एंड इट हेल्प्स टू ओवरकम फिजिकल चैलेंजेस। जो अपने को फिजिकल चैलेंजेस भी होते हैं, वो इसमें से बाहर आने में भी हमें हेल्प करती है। एंड इट गिव्स एनालिटिकल वेज ऑफ एडजस्टमेंट। अभी ये हमें एनालिटिकल यानी कि पूरा एनालिसिस करके एडजस्टमेंट के जो वेज है वो करने में हमें ये हेल्पफुल रहती है। ओके, अभी इसके दो अप्रोच की कॉन्सेप्ट है, विच इज डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। अभी इसके ऊपर हम लोग के अलग अलग टॉपिक्स है, उसको हम लोग कवर करेंगे, सो आप इसके टेंशन मत लो, ठीक है। एंड अपना लास्ट अप्रोच है विच इज ह्यूमन वेलफेयर। अभी ह्यूमन वेलफेयर यानी कि अपने इंसान वेलफेयर यानी कि अच्छा होना। सो इसमें क्या क्या स्टडी होती है? गरीबी यानी कि पोवर्टी, जो वॉर्स होते हैं अपने वो, फिर कह सकते हैं मैल न्यूट्रिशन है, फिर वो सारे प्रॉब्लम्स है, वो यानी कि वो आ गए हंगर के अंदर। रेसिज्म यानी कि कलर डिफरेंसेस, सिविल वॉर है, टेररिज्म है, ह्यूमन हैजर्ड्स है, ये सारी चीजें और एक्सेप्ट बहुत सारी चीजें ये इसके आ जाती है। And it stresses on the socio ecosystem with two elements। स्ट्रेसिस यानी कि आपने हम लोग गुजराती में कहते हैं कि इसके ऊपर ज्यादा भार दो, यानी कि इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। तो ये किस पे ध्यान देता है कि सोशियो इकोसिस्टम, और इसके दो एलिमेंट्स है, वन इज सोशल जस्टिस ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड इज वेलफेयर मेथड्स। आपको ये दोनों याद रखने। ओके, एंड अभी हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि अभी इसके भी दो शॉर्ट नोट अलग से आते हैं। सो ये अभी तीन क्वेश्चन है, आपको इसको ऐसा शॉर्ट नोट के फॉर्म में याद रखना है। डिटर्मिनिज्म, अभी कौन सा डिटर्मिनिज्म, फिर पॉसिबिलिज्म एंड नियर डिटर्मिनिज्म। अभी ये तीनों क्या है इसको हम लोग जानते हैं। यस, सो बेसिकली डिटर्मिनिज्म, बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय टू जियोग्राफर। अभी आपको दो वर्ड्स है, इसके बीच में डिफरेंस याद रखना है, किसने सपोर्ट किया था और किसने एडवोकेटेड किया था। सपोर्ट यानी कि किसने इसको साथ दिया था। सो नंबर वन इज एलन एंड नंबर टू इज
ई हंटिंग, ये दोनों का खास इसमें योगदान रहा है, हम लोग कह सकते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज एडवोकेट, यानी कि दूसरे जो जियोग्राफर इसने एक्सेप्ट किया कि ना आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सो वन इज कैंट, हम्बोल्ट, रिटर, एलन एंड ई यंगस्टन, ये दोनों तो हम लोगों ने इनका खास योगदान था, इसलिए ये दोनों के भी नाम। बच्चों ज्योग्राफी में एक चीज ध्यान रखना, ये आपको बहुत याद काम आएगी। इनकेस आपकी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन इसके जो स्पेलिंग है वो आपको खास याद रखना है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कोई आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछने वाले, वहां पे आपके स्पेलिंग चेक किए जाएंगे। सो मेक श्योर आप अपनी वैकेबुलरी इंप्रूव करें एंड जो इसकी स्पेलिंग है उसको याद करें। सो एक बार फिर से देख रहे इसको किसने सपोर्ट किया था, एलन एंड ई यंगस्टन। ओके, सो सॉरी, इसमें एलन एंड ये एंड ई हंटिंग है और यहाँ पे यंगस्टन लिखा है, यानी कि ये दोनों एक ही है मोस्टली। सो आपको इसमें टेंशन मत लो। फिर इसको एडवोकेटेड किसने किया है, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, एलन एंड ई यंगस्टन। ओके, नाउ लेट्स गो टू अवर another point, which is this concept was developed in first half of 20th century। अभी ये concept कब start हुआ कि भाई first half of 20th century। अभी अपनी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। इसके पहले जो अपनी सेंचुरी थी वो थी 20th सेंचुरी। सो ये कॉन्सेप्ट उस टाइम में डेवलप हुआ था। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में जो हम लोग कहना कि मेन फैक्टर क्या है, कि जो हमें क्या कहना चाहते हैं कि भाई एनवायरमेंट इज ऑन टॉप एंड ह्यूमन इनएक्टिव फैक्टर्स। अभी आपको एक आज में छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि एनवायरमेंट एंड टॉप, अभी ह्यूमन इनएक्टिव फैक्टर्स क्या है वो आपको मुझे कमेंट में करने, और जिसके आंसर राइट हो गए उसको मैं एक जो अपना हार्ट रहता है चैनल का वो हार्ट मिलेगा। ओके, एंड नाउ लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली कंसिडर ह्यूमन एज एन इंटरएक्टिव फैक्टर। अभी फैक्टर यानी कि क्या, कि फैक्टर यानी कि एक अच्छी तरीके से रिसोर्स है, वैसे ही ह्यूमन के सबसे इंटरएक्टिव यानी कि सबसे अलग जो फैक्टर कहते हैं वो अपने ह्यूमन है। ये आपको याद रखना है कि ये एज एमसीक्यू में भी आ सकता है और वन लाइनर में भी आ सकता है। सो लेट्स इसको हम लोग याद हाईलाइट करें, ह्यूमन एज एन इंटरएक्टिव फैक्टर। ओके, ये इसका क्या है, मीनिंग है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर टॉपिक। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय एनवायरनमेंट। जो सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जो अपनी रहती है वो किससे कंट्रोल होती है, अपने एनवायरनमेंट से। ओके, नाउ लेट्स सी, ये आपको खास आईएमपी है, ये आप लोग समझ लो कि ओके, बेसिकली ये क्वेश्चन में समझ लो कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस every human community, history, culture, and lifestyle and amount of progress। ओके, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं अपने ह्यूमन की कम्युनिटी, अपने ह्यूमन हिस्ट्री, अपने ह्यूमन के कल्चर्स, अपने लाइफस्टाइल, और अपनी जो प्रोग्रेस की अमाउंट है वो सारी की सारी किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है, अपने एनवायरनमेंट की वजह से इन्फ्लुएंसेस होती है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एंड आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में कोई बात नहीं, आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा कि आपके टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करा दूं। अभी इसके दो लास्ट टॉपिक बचे विच इज पॉसिबिलिज्म। अभी वो क्या है पहले वो देखते हैं, इसके बाद अपना न्यू डिटर्मिनिज्म, बस इसके बाद अपना चैप्टर 1 हो जाता है फिनिश। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रोपोगेंडा बाय विडल डेला ब्लॉची। अभी आप लोग सोचोगे कि भैया ये प्रोपोगेंडा का मीनिंग क्या है। प्रोपोगेंडा यानी कि इसको इन्फ्लुएंस किया इसने, यानी कि इसका प्रचार किसने किया है। इन्फ्लुएंस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको प्रचार किसने किया है। सो इसको प्रचार किसने किया, विडल डेला ब्लॉची। एंड पॉसिबिलिज्म इज एन आइडिया दैट कंसर्न ह्यूमन इज मोर एक्टिव। अभी ये क्या कहता है कि भाई इसमें सबसे ज्यादा यही कहना चाहता है कि ह्यूमन क्या है, सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट में कौन है, ह्यूमन इज मोर एक्टिव। ह्यूमन इज एन ऑनर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अभी ओनर ऑफ पॉसिबिलिटीज यानी कि क्या, कि जो सारी की सारी संभावनाएं हो उसमें कौन ओनर है, अपने ह्यूमन से ओनर है, ऐसा कहने को चाहा है। जैसे कि एकदम बंजर जमीन हो, ठीक है, बंजर जमीन को कैसे बेस्ट तरीके से यूज करना, वो सारी की सारी अपन ह्यूमन ही सोच सकते हैं, जो कोई एनिमल ऐसा कोई तो सोच नहीं सकता। इसलिए पॉसिबिलिटीज कौन खड़ा करता है, हम ह्यूमन ही खड़े करते हैं।
एंड इसको बिगाड़ता भी कौन? हम ह्यूमन से बिगाड़ते हैं, सिंपल खाली बात है। एंड इट ही ऑल्सो डिसाइड्स द यूज ऑफ नेचुरल एलिमेंट। अभी इसको समझने के लिए हम लोग बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का। अभी आप सोचेंगे वाटर कैसे, आई विल शो यू। अपने अर्थ पे बेसिकली आप लोगों ने, हम लोगों ने ज्योग्राफी में ये पढ़ाई है, 71% वाटर है, ठीक है। एंड इसमें से 3% जो वाटर है वो कितना? फ्रेश वाटर है। ये इतना सारा पानी तो है, लेकिन इसमें से खाली 3% पानी ही है जो कि है फ्रेश वाटर। अब ये 3% पानी है, ठीक है, जो नेचुरल एलिमेंट है, उसको कैसे यूज करना वो आप ह्यूमन ही डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं भाई इस तरह से इसका यूज किया तो ये इसका बिगाड़ भी ना हुए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे और अपनी जो नीड्स है इसको भी हम लोग पूरी कर सके। एंड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्टली यूज बाय लुशियन फैब्री। अभी आप सुनेंगे लुशियन फैब्री कौन है? बेसिकली ही इज एन हिस्टोरियन। एंड इन्होंने ज्योग्राफी में भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म है इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। Later on, the new middle concept developed by Griffith Taylor known as neo-determinism। अभी ये जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉसिबिलिज्म। ओके, अभी पॉसिबिलिज्म का जो न्यू मिडिल कॉन्सेप्ट जो आया वो किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है नियो डिटर्मिनिज्म। ओके, अभी आप सुनेंगे नियो डिटर्मिनिज्म क्या है। अभी यही अपना लास्ट टॉपिक है और इसके बाद अपना चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। ओके, सो सबसे पहले तो देख लें नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म इट इंक्लूड्स यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स विद द रूल ऑफ नेचर। अभी हम लोगों ने जैसे कि देख पढ़ा कि भाई 71% पानी तो है, अभी वो 3% पानी है, यानी कि इसको किस तरह से यूज करें कि भाई ये अच्छे से यूज भी हो और इसको हम पॉल्यूट ना करें कि भाई अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये यूजफुल हो सके। सो यूटिलाइजेशन यानी कि इसको यूटिलाइज कैसे करना नेचुरल एलिमेंट्स को वो। और रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ नेचर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई इसको बिगाड़े भी नहीं और इसको हम अपने बेस्ट यूज ले सके। ओके, एंड इट गिव्स लिमिटाइजेशन ऑफ ह्यूमन कल्चरल एनवायरनमेंट। अभी ये क्या कहता है? ये लिमिटाइजेशन करता है ह्यूमन कल्चरल एनवायरनमेंट को। अभी इसके ऊपर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। अभी समझता आ गया कि यूटिलाइज करना नेचुरल एलिमेंट्स को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से और रूल ऑफ नेचर से, और लिमिटाइजेशन ऑफ किसको करना? ह्यूमन कल्चरल एनवायरनमेंट को। अभी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। सो इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे वो हम लोग देखते हैं। सो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट डैमेज ऑफ नेचर विल कॉज ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रॉब्लम। अगर हम नेचर को प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, सो नेचर हमको नुकसान करने ही वाली है। जैसे कि वाइस वर्सा का कॉन्सेप्ट है, अगर अभी हम लोग नेचर को नुकसान कर रहे हैं तो आगे चल हमको फिर नुकसान भुगतना ही पड़ेगा, ये सिंपल ऐसा कहना चाहते हैं। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट एडवर्सली ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि अपने ह्यूमन के जो रिसोर्सेस है उसके डेवलपमेंट में भी ये प्रॉब्लम भी करने वाली है। अभी मान लो आप लोग पानी का बहुत बिगाड़ कर रहे हो, सो क्या लग रहा है कि आगे जाके पानी आपके लिए होगा? नहीं, बिकॉज हम लोगों ने पानी का बिगाड़ किया है, सो हमें इसका भुगतना नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली इसका ऐसा कॉन्सेप्ट समझे तो वाइस वर्सा है कि भाई एनवायरमेंट को हम अगर नुकसान करते तो नुकसान हमको भी होने वाला है। आई होप आपको अभी तक कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। इनकेस आपको कोई डाउट्स रहते सो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आज अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।